विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी किसानों और धान का मुद्दा काफी गरमाया रहा, जिसमें विपक्ष ने सरकार द्वारा की जा रही धान की खरीदी में किसानों को सोसाइटी में बारदाने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर हावी हो गई। आपको बता दें, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसानों की धान की खरीदी के लिए 4 लाख गट्ठे बोरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1,15,000 बोरे का ऑर्डर किया है, जिससे किसानों को ही इससे तकलीफ होने वाली है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार नवंबर में धानों की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दिसंबर में धानों की खरीदी शुरू की है, जिसके चलते 1 महीने में बहुत से किसानों के धान पानी के चलते खराब भी हो गए और सरकार द्वारा केवल और केवल फरवरी तक ही धानों की खरीदी करने का नियम तय किया गया है, जो कि किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इसका आधा दिन छुट्टियों में ही निकल जाता है और बचा केवल आधा दिन, तो यह कुल मिलाकर किसानों का ही नुकसान है। आपको बता दें, उसके साथ ही कस्टम मिलिंग को भी लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 40,000 टन जब मिल में गया ही नहीं और मिल का बिल बताया जा रहा है, तो यह तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज विधानसभा में कोरोना की भयावहता को लेकर और चर्चा हुई। उस चर्चा में सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उसके कारण विपक्ष ने बहिर्गमन किया। आज छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में देश में छोटा राज्य होने के बाद भी 5वें स्थान पर है। पॉजिटिव कंफर्म केसों में 12वें स्थान पर है, एक्टिव केसों में 5वें स्थान पर है, रिकवरी के मामले में 12वें स्थान पर है और मौत जो है वो 11वें नंबर पर है और टेस्टिंग में 20वां नंबर है। आज इतना छोटा राज्य होने के बाद भी हम टेस्टिंग में पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते? ये सरकार के अकर्मण्यता है। सरकार ठेके टेंडर में पैसा खर्च करना चाहती है, लोगों के जीवन को बचाने में सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती और गरीबों के इलाज के लिए किसी भी प्रकार से सरकार कोई भी सहायता कोरोना के मरीजों को नहीं दे रही है। जो प्राइवेट अस्पताल में गरीब जाकर इलाज करवा रहे हैं, उनके इलाज का पैसा किसी भी प्रकार से सरकार नहीं दे रही है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ की इतनी बुरी स्थिति है कि देश की जो 5 राजधानियां हैं, उन 5 राजधानियों में चंडीगढ़, रांची, श्रीनगर, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं हो रही है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है। चंडीगढ़ में 18,905 केस आए, 304 लोगों की मृत्यु हुई। रांची में 29,326 केस आए, 209 लोगों की मृत्यु हुई। श्रीनगर में 24,538 केस आए, 439 लोगों की मृत्यु हुई। भोपाल में 26,689 केस आए और 549 लोगों की मृत्यु हुई। पटना में 45,888 केस आए और 349 लोगों की मृत्यु हुई और भुवनेश्वर में 28,483 केस आए, 142 लोगों की मृत्यु हुई। और छत्तीसगढ़ में ये जो आंकड़ा है ये 19-12 का है, 50,400 केस आए और 695 लोगों की मौत हुई। तो सबसे ज्यादा मौत हमारे कम आबादी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है और सरकार उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी तो पूरा देश और भयभीत हो रहा है कि ब्रिटेन का वायरस आने वाला है। इसको लेकर के स्टेकिंग पॉइंट में मैं स्वयं सूरजपुर बसदई गया था, 2-3 स्टेकिंग पॉइंट में और गया था। आज उसी का क्वेश्चन लगा था और हम लोगों ने मंत्री जी से, सरकार से जो ये चाहा कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दी जाए। उनके भी सदस्य रहे, हमारा एकाक सदस्य ले ले, बाकी उनके सदस्य रहे और वास्तविक में उसमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके कारण में ये धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई। जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे, ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहेगा। एक तरफ करोड़ों रुपए के कर्जा ले रही है सरकार और दूसरे तरफ जो धान खरीदे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके मिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर जनवरी के खरीदे हुए धान का अभी भी कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है और इसीलिए उस विषय को लेकर के हम लोगों ने वॉकआउट किया कि मंत्री का जो जवाब आ रहा था उससे संतुष्ट नहीं थे। वास्तविक में ये ऐसी सरकार है जो सरकारी खजाना को सरकार चूना लगा रही है। स्टेट में एक स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनता है, जिसमें एडीजी या डीजी अधिकारी रहते हैं। उन्होंने अंत तक नहीं बताया कि इस सेल के चेयरमैन कौन है। 8 जिलों में ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग
सेल की स्थापना हुई है, बाकी पूरे खाली हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएच का गाइडलाइन है कि सभी जिलों में इसकी स्थापना भी करना है। स्थापना करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें केवल गृह विभाग की जवाबदारी नहीं है, महिला बाल विकास सहित अन्य विभाग की जवाबदारी है। इसमें एनजीओ की भूमिका है, इसमें महिला बाल विकास के साथ साथ अन्य विभाग भी जुड़ते हैं। मगर ये बताने में असफल रहे पूरी तरीके से कि जो कवर्धा की लड़की के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात किया, राजनांदगांव की घटना के बारे में बात किया, कि उस बच्ची को जिसका नाम माया अय्याम है, उसके पिता राम अय्याम ने एफआईआर किया और इस बच्ची को वापस लाया जाता है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश से लाके उनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जानसिस और सरस्वती की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद भी एफआईआर होने के बाद भी आज तक उस बच्ची को न राहत राशि दी गई, न उस बच्चे के परिवार वालों को कोई राहत राशि दी गई। वैसे ही बड़ी घटना डोंगरगढ़ को लेकर हुई। डोंगरगढ़ में जिस प्रकार बच्ची को यहाँ से ले जाया जाता है, प्लेन में बैठा के ले जा सकते हैं नशीली दवा के साथ साथ, और उसको 3 बार बेचा जाता है, वो भाग के वहाँ से आती है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनका दावा था कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है, मगर उसके बाद आज तक इस पूरे मामले को बंद कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई रुकी हुई है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर रायगढ़ तक, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक जिस प्रकार हजारों बेटियों को ले जाया जा रहा है, न उसकी मॉनिटरिंग है, न उसका रजिस्टर है, न ये जो सेल है सिर्फ दिखावे का है। इस सेल की जवाबदारी होती है कि उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करे।